हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय को स्टार्ट करने वाले हैं। समुच्चय सेट्स को हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपन बेसिक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, सिंपल कंसेप्ट्स को सीखेंगे और उसके बाद हम मेन एक्सरसाइज में जाते हुए प्रश्नों को हल करते हुए इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट सीखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर और आगे आने वाले चैप्टर में हमें कुछ ऐसे बेसिक से संकेत हमें ध्यान में होने चाहिए ताकि हम उस चैप्टर को आसानी से समझ सकें कि कुछ विशेष संख्या इस प्रकार की होती है, क्या क्या संख्या होती है, उनके क्या प्रतीक होते हैं, उनके मान क्या क्या होते हैं, ये सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। तो संख्या पद्धति क्या होती है, नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति के दो प्रकार है, मूल प्रकार। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरी है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहा जाता है और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर अर्थात ऐसी संख्या जो कल्पना मात्र होती है उन्हें काल्पनिक संख्या कहा गया, और जिनकी कल्पना नहीं, वास्तविक रूप से जिनके अस्तित्व को कहा जा सके उन्हें अपन ने वास्तविक संख्या कहा गया। वास्तविक संख्याओं का सामान्य रूप से जो संकेत यूज किया जाएगा आगे आने वाले चैप्टर में वो आर या आर ई यूज किया जाएगा। इमेजिनरी नंबर के लिए IMG, ये इमेजिनरी नंबर का शॉर्ट फॉर्म हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में ध्यान रखना है कि ये प्रतीक हम आगे यूज करेंगे। सबसे पहले अपन वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम काल्पनिक संख्या को जान लेते हैं कि ये क्या होती है। काल्पनिक संख्या अर्थात कल्पनाशील संख्या, ऐसी संख्या जिनकी कल्पना की गई है, वास्तविक रूप से वो उपस्थित नहीं है लेकिन उनकी कल्पना की गई है। तो क्या क्या है उनमें अपन देखते हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या क्या है। एक है अनंत। सब जानते हैं कि अनंत एक ऐसी संख्या है जो हमें ज्ञात ही नहीं है, जिनके पास हम पहुंच ही नहीं सकते। तारे कितने हैं अनंत, हम गिन नहीं सकते। उस संख्या तक पहुंचना संभव नहीं है, केवल कल्पना मात्र है, इसलिए अनंत। सम्मिश्र संख्या है, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले कि सम्मिश्र संख्या भी काल्पनिक संख्याओं में स्थान दिया गया है। सम्मिश्र संख्या अर्थात ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल निकाला जाए और वर्गमूल में वो माइनस परिणाम में दे। तो ऐसी संख्या है जो अंडरूट में हो और माइनस का चिन्ह लेते हुए हो, उन्हें अपन सम्मिश्र संख्या या काल्पनिक संख्या नाम दिया गया। तो चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं। इन्हीं के बारे में हम इनको विस्तृत जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्याओं में पहला, इसके भी मुख्य रूप से दो प्रकार में इस वास्तविक संख्या को बांट रखा है। पहली है परिमेय संख्या और दूसरी है अपरिमेय संख्या, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें रेशनल नंबर कहा गया, और अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहा गया। अब सबसे पहले परिमेय संख्या को जानने से पहले अपरिमेय संख्या को जान लेते हैं कि ये ऐसी संख्या है जिनको बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बट्टा मतलब जैसे हमने 1/2 इसमें लिख रखा है, तो इसमें इन संख्याओं को बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इसके अंदर जैसे हमने उदाहरण लिया 1/2, जैसे -3/2, 0 ले लिया, 22/7 ले लिया या √4 ले लिया। ये सारी जो संख्या ये परिमेय संख्याओं में कही जाती है। ये सामान्य रूप से बट्टा में दिखाई दे रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये भिन्न है, परिमेय संख्याओं में स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर अपन ने एक संख्या ली है 0। क्या 0 भी परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या। कैसे? तो 0 के बट्टे में अपन कुछ नहीं लिखे तो 1 लिख सकते हैं। संख्या 1 सभी संख्याओं के भाग में लिखा जा सकता है, इसलिए 0 को भी एक परिमेय संख्या कहा गया। लेकिन आप ध्यान रखें कि 0/1 का मान 0 होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1/0 का मान 0 नहीं होता है, इसका मान अनंत होता है। इसलिए अगर आपको कहे कि 0/1 अर्थात 0 परिमेय है या अपरिमेय, तो हमारा आंसर होगा कि 0 परिमेय संख्या है, जबकि 1/0 बराबर अनंत होता है, जो एक अपरिमेय संख्या या अपन कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्याओं की ओर इशारा कर रही है। इसलिए हमने इस 0/1 को तो परिमेय कहा और इसको अपन ने काल्पनिक संख्या कहा। तो ये सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर अपन आते हैं कि इस तरफ की परिमेय संख्या में और क्या कौन कौन है। 22/7 है और √4। √4 एक ऐसी संख्या जिसको पूर्ण वर्ग के रूप में हल किया जा सकता है। जैसे √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। पूर्ण वर्ग संख्या है 1 4।
इसलिए इसका मान निकाला जा सकता है 2, और 2 के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या में आ गई। 22/7 इसको तो बटे में लिखा हुई है, इसलिए ये परिमेय संख्या में स्थान आई। फिर अपन इधर देखते हैं अपरिमेय संख्या में कौन कौन है। √2 है, √3 है और पाई। 3 उदाहरण मैंने ले रखे हैं। √2 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग के रूप में उनको हल नहीं किया जा सकता। अपन अगर इसका मान निकाले भी तो हमारे पास मान आएगा 1.414 ... आगे और भी स्थान आता रहेगा। √3 का मान निकाले तो 1.732 ... इस तरीके से मान आता है, इसलिए इसको अपरिमेय में स्थान दिया गया है। पाई का मान लिया जाए तो 3.14 ... इस तरीके से आगे अनंत तक ये बढ़ती रहती है, इसलिए इन संख्याओं को अपरिमेय में स्थान दिया गया। आप देख सकते हैं कि पाई को अपरिमेय माना गया है, और पाई का ही एक मान होता है 22/7। इसको भी हमने अपरिमेय में स्थान नहीं देके 22/7 को परिमेय में स्थान दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई का वास्तविक रूप से मान 3.14 करके होता है, जबकि ये अप्रोक्स मान 22/7 लिखा गया, इसलिए पाई को अपरिमेय में डाला गया और 22/7 को परिमेय संख्या माना गया। फिर हम देख सकते हैं √2, √3 इनके मान पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, जबकि √4 का मान पूर्ण रूप से ज्ञात किया जा सकता है। और भी है एक मान √9, उसका मान 3 होता है। √16 जिसका मान 4 होता है। इनको सब परिमेय संख्याओं में स्थान दिया गया है, जबकि इनके अलावा जो बीच में जो भी संख्या बची है √5, √6, √7 इत्यादि जो संख्या बची हुई है हमारे पास, वो सारी संख्याओं को अपन ने अपरिमेय संख्या कहा। तो इस तरीके से हमारी सामान्य रूप से संख्या पद्धति के रूप में ये खत्म होता है। तो चलिए अपने संख्या पद्धति के इस भाग को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और विशेष संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली संख्या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसका प्रतीक क्या यूज किया जाएगा, n, और ये संख्या 1, 2, 3 करके अनंत तक चलती है। आपको विशेष तौर से बता दूं मैं कि यहाँ पर जितनी भी संख्या लिख रखी है, इसमें कहीं पर भी हमने दशमलव संख्या को सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि ये दशमलव जो संख्या होती है वो परिमेय संख्याओं में जानी जाती है, इसलिए हमने दशमलव संख्या को स्थान नहीं दिया है। सबसे पहले प्राकृत संख्या, अर्थात वे संख्या जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास प्राप्त हुई उन्हें प्राकृत संख्या कहा गया। और फिर जब आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की गई तो हमारी संख्या जो अधूरी थी वो पूरी हो गई, इसलिए दूसरी संख्या का प्रकार क्या आया, पूर्ण संख्या, अर्थात होल नंबर, जिसका प्रतीक होगा W। ये संख्या 0, 1, 2, 3 करके अनंत तक चलती है। फिर हमें कुछ माइनस वाली संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त होना जरूरी हुआ, तो हमने कुछ पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। पूर्णांक संख्या जिनको इंटीजर नंबर कहते हैं, इसका प्रतीक Z होता है। ये संख्या 0, 1, 2, 3 करके अनंत तक, प्लस अनंत तक, और 0 के इस साइड अपन देख सकते हैं -1, -2 करके माइनस अनंत तक चलती है। फिर हमें सम और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। सम संख्या देख सकते हैं कि सम संख्या इवन नंबर बोलते हैं इसको, 2, 4, 6, 8। सम संख्या अर्थात ऐसी संख्या है जो 2 के पाड़े में आती है, जो 2 से विभाजित होती है, उनको सम संख्या कहा गया। विषम संख्या ऑड नंबर, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उनको अपन ने क्या बोला, विषम संख्या बोला, ऑड नंबर बोला। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि सम संख्या में कितने शब्द है, 2 शब्द है। तो अपन यहाँ से ट्रिक समझ सकते हैं कि सम संख्या अर्थात शब्द कितने, 2, तो 2 के पाड़े में आने वाली संख्या होगी। विषम संख्या में कितना वर्ड है, 3, तो 3 2 के पाड़े में आती नहीं है, इसलिए वे संख्या होगी जो 2 के पाड़े में नहीं आती है। तो 1, 3, 5, 7 अनंत तक। फिर हम समझ सकते हैं भाज्य और अभाज्य के बारे में। भाज्य कंपोजिट और अभाज्य प्राइम नंबर। कंपोजिट में अपन देख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे संख्या भी सम्मिलित हो चुकी है। आप ध्यान रखें, सम और विषम संख्या अलग है, भाज्य और अभाज्य संख्या अलग है, इनके नियम अलग है और इन नीचे वाले दोनों के नियम अलग है। तो भाज्य और अभाज्य के क्या नियम है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जब अपन किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये संख्या किस किस से विभाजित हो सकती है। तो कोई संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होती है, एक तो स्वयं से और दूसरी 1 से। 1 का भाग किसी भी संख्या में दिया जा सकता है और स्वयं का स्वयं में भाग दिया जा सकता है। 2 का भाग 2 में दे सकते हैं, 4 का 4 में दे सकते हैं, 5 का 5 में दे सकते हैं। और इन संख्याओं को एक यूनिक संख्या जिसको अपन 1 कहते हैं, उस 1 से भी अपन विभाजित कर सकते हैं, जिससे उसके अर्थ उसके परिणाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो भाज्य संख्याओं का क्या नियम होगा, भाज्य संख्या उनको कहेंगे जिनमें कितनी संख्याओं का भाग जाए, कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। कम से कम 3 का जा सकता है, अधिक से अधिक तो कितनी भी संख्याओं का जा सकता है, कम से कम 3 का तो जाना ही चाहिए। और अभाज्य में केवल 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। अभाज्य में कितनी संख्या है, केवल 2। कौन कौन, एक संख्या होती है स्वयं और दूसरी कौन, 1, जिसका भाग किसी में भी दिया जा सकता है। तो स्वयं का स्वयं में दे सकते हैं और 1 में दे सकते हैं। यहाँ पर भी हमने भाज्य में स्वयं और 1 से विभाजित हो सकती है ये संख्या लिखा है, और
तीसरे पार्ट के रूप में हमने लिखा है कि कोई तीसरी संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए, वो संख्या इसी को अपन भाज्य कहेंगे। तो हमारे पास अब ग्रुप के रूप में अपन देख सकते हैं कि कौन कौन होगा। तो अपन नोट के रूप में एक संख्या और देख सकते हैं कि एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। तो हमारी जो संख्या स्टार्ट होती है वो एक से स्टार्ट होते हुए आगे बढ़ते हुए अपन इस तरीके से समझेंगे बारी बारी से कि कौन भाज्य और कौन अभाज्य में स्थान दिया गया है। तो एक सबसे पहले अपन देख सकते हैं कि एक न तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि भाज्य का नियम किन पर लागू होता है, जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो, और अभाज्य का नियम किस पे लागू होगा, जिसमें केवल 2 का भाग जाए, 2 संख्याओं का भाग जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऐसी यूनिक संख्या है जिसमें केवल और केवल स्वयं का ही भाग जाता है। एक स्वयं एक खुद ही है और खुद का भाग खुद में ही दे सकते हैं, इसलिए ये एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य नियमों को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस एक को इस दोनों में स्थान नहीं दिया गया। फिर आती है दो सम संख्या कहते हैं अपन इसको। तो 2 में कितनी संख्या को भाग जाता है, एक तो स्वयं और दूसरी कौन होगी, एक। तो हम देख सकते हैं कि 2 ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य नियम को फॉलो करता है, इसलिए इस 2 को हमने अभाज्य संख्या में स्थान दिया है। 2 आप देख सकते हैं कि 2 एक सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होगी, इसलिए अपन दूसरे नियम के रूप में ध्यान रख सकते हैं कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 एक ऐसी संख्या जो सम होने के साथ साथ में अभाज्य संख्या भी है। फिर आगे बढ़ते हैं 3। तो 3 में कितनी संख्या को भाग जाता है, स्वयं का जाएगा और एक का जाएगा, और किसी और संख्या का जाता है क्या 3 में, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें केवल 2 संख्याओं को भाग जाता है, एक स्वयं और एक, इसलिए इस 3 को अपन ने अभाज्य संख्या में स्थान दिया। फिर 3 के बाद आते हैं 4। तो 4 में कितनी संख्या को भाग जाता है, स्वयं का जाएगा, एक का जाएगा और संख्या 2 का भी इसमें भाग जाता है। तो 2 का भाग 4 में दिया जा सकता है, इसलिए 4 को किस में स्थान दिया अपन ने, भाज्य में। तो अपन देख सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हुई, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुई, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हुई, ऐसी संख्या जो सम हो और अभाज्य भी हो, वो कौन हुई, 2। सबसे छोटी तो नहीं कह सकते क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है सम जो अभाज्य भी है साथ साथ में, इसलिए ये एकमात्र संख्या जो सम होने के साथ अभाज्य भी है। फिर आगे बढ़ते हैं 5 में फिर वापस एक का जाता है और स्वयं का जाता है, इसलिए 5 को अपन ने अभाज्य में डाला है। फिर 6 में किसका जाता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अब किसी तीसरी संख्या को ही डायरेक्ट सोचे कि किस तीसरी संख्या का भाग जाता है। तो मैं बता सकता हूँ कि अपन बता सकते हैं कि 6 में किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है। तो इस तरीके से ये भाज्य में आई। फिर 7 में किसी का भाग नहीं जाता है, 7 का स्वयं में जाता है और 1 का जाता है, इसलिए अभाज्य। फिर 8 में किसका जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, इसलिए भाज्य में आ गई। 9 में 3 का भाग जाता है, तीसरी संख्या ही डायरेक्ट अपन बता सकते हैं। फिर 10 में 2 का जाता है, 5 का जाता है, 12 में 6, 2, 3, 4 इन सब का भाग जाता है, 14 में 7 का जाता है, 14 का तो जाता ही है, 15 में 3, 5 इसका भाग जा सकता है, 16 में किसका जा सकता है, 2, 4, 8 इनका भाग जा सकता है, इसलिए अपन ने इनको भाज्य में डाला है। फिर नीचे वाली जो सारी संख्या ये अभाज्य में डालते हैं क्योंकि इनमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है या एक का भाग जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन संख्या पद्धति के ज्ञान के बाद अपन समुच्चय के बेसिक कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो समुच्चय क्या होता है और समुच्चय के विशेष क्या गुणधर्म होते हैं, समुच्चय को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, क्या किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके बारे में अपन बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे पास समुच्चय होता है क्या है, समुच्चय का अर्थ क्या होता है। समुच्चय अर्थात सुपरिभाषित वस्तुओं का एक समूह, संग्रह को अपन समुच्चय कहते हैं। हम उन अवयवों को समुच्चय कहते हैं जो सुपरिभाषित कर सकते हैं, जिनको सुपरिभाषित अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे समुच्चय को, ऐसे संग्रह को अपन समुच्चय कहते हैं। जैसे किसी वर्ष के महीनों का समुच्चय, हम किसी वर्ष के महीनों को कह सकते हैं कि ये वर्ष के महीने जनवरी से लगाकर दिसंबर तक होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर दिसंबर तक ये महीने हम एक समुच्चय के रूप में दर्शा सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि ये 12 महीने ही होते हैं। सभी के लिए एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और सभी के लिए 12 महीनों के वही नाम होते हैं, इसीलिए हम इसको एक सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध, या अपन कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर या फुटबॉलर कह सकते हैं, तो विश्व के सबसे प्रसिद्ध या सबसे शानदार क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, सबसे उम्दा खेलने वाले फुटबॉलर, तो अपन अगर इनका संग्रह लेने चाहेंगे तो ये समुच्चय में नहीं आएंगे, क्योंकि
हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है और अपने अपने पैमाने अलग होते हैं, इसीलिए सभी के फेवरेट खिलाड़ी अलग हो सकते हैं, इसलिए सबसे उम्दा खिलाड़ी अलग अलग हो सकते हैं। या अपन कहें कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अब अपने का विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो सभी की मानसिकता के अकॉर्डिंग सभी के पैमाने मापने के अलग अलग हो सकते हैं कि किसी के अनुसार चूहा भी एक खतरनाक जानवर हो सकता है या एक चींटी भी खतरनाक जानवर हो सकता है, किसी को चिपकली से भी डर लग सकता है, उसके लिए खतरनाक जानवर सभी के लिए अपने अपने पैमाने अलग होते हैं। इसीलिए अपन इस तरीके के जो समुच्चय होते हैं या संग्रह होते हैं उनको समुच्चय नहीं कहते। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन के समुच्चय के गुणधर्म क्या होते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा समझ में आ गई आपको कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाएगा, और इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि वर्ष के महीनों का संग्रह सभी के लिए सेम होता है, इसलिए एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो समुच्चय के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या कहती है कि प्रत्येक अवयव को समुच्चय के अंदर जब अपन लिखेंगे तो हम कैसे अवयव को दर्शाएंगे, तो कहेंगे कि प्रत्येक अवयव को कॉमा लगाकर मंजिला कोष्ठक में लिखा जाता है। कोष्ठकों के बारे में आपको जानकारी बता दूं कि इसको अपन छोटा कोष्ठक कहते हैं, इसके बाद इसको अपन बड़ा कोष्ठक कहते हैं, और जो ये कोष्ठक होता है इसको अपन कर्ली ब्रैकेट या मंजिला कोष्ठक भी कह सकते हैं, इसको गुरु कोष्ठक भी कह सकते हैं। तो अलग अलग कोष्ठकों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग ब्रैकेट्स के नाम में अपने अपने अकॉर्डिंग अपन इनको याद रख सकते हैं। अपन इसको कर्ली ब्रैकेट या फिर मंजिला कोष्ठक कह सकते हैं। ओके, तो प्रत्येक अवयवों को कॉमा लगाकर हम इस तरीके के मंजिले कोष्ठक में कर्ली ब्रैकेट्स में हम अवयवों को लिखेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिख रखा है कि एक कोई समुच्चय है ए, उसके अंदर जो अवयव है 1 2 3 4 5 उनको कॉमा लगाया हुआ है और फिर इन सबको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लिया गया है, इसलिए इसको अपन एक सुपरिभाषित संग्रह के रूप में समुच्चय में स्थान देते हैं। फिर दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, समुच्चय का संकेतन क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। हम कैपिटल लेटर में ही समुच्चय के नाम को लिखेंगे, अगर स्मॉल ABCD में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो भी समुच्चय का नाम है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। यदि मैंने ए की जगह यहाँ पर स्मॉल a लिख लिया तो ये किसी समुच्चय का नाम नहीं हो सकता। गुणधर्म के अकॉर्डिंग हमें इसका नाम कैपिटल लेटर में लिखना होगा। हम समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उन अवयवों के नाम स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अवयवों के नामों को लिखने में। लेकिन समुच्चय का जो संकेतन है, नाम है, मुख्य नाम है, वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। अवयव का नाम स्मॉल या कैपिटल लेटर में दोनों में हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा गुणधर्म कहता है कि समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अवयवों के क्रम किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा, कोई हो सकता है जो 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिखें, या कोई इस तरीके से भी हो सकता है 1 2 लिखें फिर 5 4 3 इस तरीके से लिख सकता है। तो सभी अपने अपने अकॉर्डिंग इन अवयवों को लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में अवयवों को लिखा जा सकता है। लेकिन अगला गुणधर्म ये कहता है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। हम किसी भी अवयव को पुनरावृत्ति में स्थान नहीं देंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है तो एक को एक ही बार लिखा है, 2 बार नहीं लिखा है। अगर किसी ने इसको ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 और फिर 5 फिर 1 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से अगर किसी ने लिख लिया तो वो समुच्चय में नहीं आता है। क्योंकि कोई अगर वस्तु को चुनेगा तो वो एक बार चुन लेगा, उसके बाद वापस क्यों चुनेगा उसको। यदि हमारे सामने 4 चॉकलेटें पड़ी हैं तो उन 4 चॉकलेटों को अपन एक एक बार चुन सकते हैं। अगर हमने एक एक्लेयर्स रखी हुई है, उस एक्लेयर्स को ले लिया और वो हमारे हाथ में है या फिर हमने उसको खा लिया, तो वापस हम एक्लेयर्स कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 अलग अलग टाइप की, अपन कल्पना करें कि 4 अलग अलग टाइप की चॉकलेटें हैं, एक्लेयर्स है, मेलोडी है या 5 स्टार है या डेयरी मिल्क है, तो अगले अलग अलग टाइप की चॉकलेटें हैं, तो उन एक अलग अलग टाइप की चॉकलेटों में एक ले ली तो बाकी वो चॉकलेट वापस कैसे बचेगी। इसी तरीके से ये कल्पना कर सकते हैं कि इसी कल्पना के आधार पर हम इस गुणधर्म को समझ सकते हैं कि भाई किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कोई होगा तो इसको समुच्चय नहीं कह सकते। ये दूसरा समुच्चय भी मैंने लिखा, जैसे ABCD लिख रखा है, इसमें ABCD अल्फ़ाबेट्स को लिख रखा है, इसमें भी किसी भी अवयव को अपन ने पुनरावृत्ति नहीं की है। किसी भी क्रम में लिख सकते हैं लेकिन अवयवों की पुनरावृत्ति वर्जित है। ओके, तो 5वां टॉपिक है बिलोंग्स टू। 5वां गुणधर्म है बिलोंग्स टू का। ये केवल एक संकेत है जिसको बार बार अपन उपयोग में लेंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा कि बिलोंग्स टू अर्थात अवयव है, हिंदी में अपन कह सकते हैं। इसका प्रतीक क्या होगा, प्रतीक इस टाइप का होता है जिसको अपन पढ़ते हैं क्या, एप्सिलॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ये प्रतीक किसका है, बिलोंग्स टू का।
बीच बीच में अपन एप्सिलॉन के संबंधित अगर अपन बात करें तो इस टाइप से पांचों गुणधर्म को कैसे समझे। तो जैसे ये एक अवयव है, जैसे हमने एक समुच्चय लिख रखा है, समुच्चय के अंदर बहुत सारे अवयव ए बी सी डी लिख रखा है। तो हम जब कहते हैं कि बिलोंग्स टू होता है, अवयव होता है, तो कैसे होता है, यहाँ पर मैंने लिखा ए इज बिलोंग्स टू ए, अर्थात ए किससे संबंधित है, समुच्चय ए से संबंधित है। बी को कहूँगा तो बी एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू ए एप्सिलॉन को अपन क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू यहाँ पर पढ़ते हैं, और बिलोंग्स टू मतलब अवयव है। ए किसका अवयव है, समुच्चय ए का। बी किसका अवयव है, ए का। लेकिन अगर किसी ने लिख लिया एफ बिलोंग्स टू ए, तो अपन कहेंगे कि एफ इज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एफ हमारे ए के समुच्चय में आ ही नहीं रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस टाइम इसको कट कर लेते हैं, अर्थात इसको क्या पढ़ेंगे, एफ इज नॉट बिलोंग्स टू ए, एफ ए का समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो इस तरीके से हम कुछ मुख्य गुणधर्म को जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अपन आगे बढ़ते हुए समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स सीखते हैं। तो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का, अर्थात उसको प्रदर्शित करने का दो तरीका है। पहला विधि है रोस्टर विधि, और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। पहले रोस्टर विधि को देखते हैं। रोस्टर विधि को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर विधि या रोस्टर रूप भी कहते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड कह सकते हैं अपन। इसमें अवयवों को इस तरीके से कॉमा करते हुए मंझला कोष्ठक के अंदर दर्शाया जाता है, तो इस विधि को कहते हैं रोस्टर विधि। और यदि इस तरीके से लैंग्वेज फॉर्म में समुच्चय को दर्शाया जाता है तो इसको समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है। तो इसमें जैसे एक अपन ने एग्जाम्पल ले रखा है, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। इसमें जो चिन्ह उपयोग किया गया है, यहाँ पर इस चिन्ह को दो तरीके से इस चिन्ह को उपयोग किया जा सकता है। या तो अपन दो डॉट लगा दें यहाँ पर इस तरीके से, या फिर इस दो डॉट की जगह पर अपन इस तरीके से एक लाइन खींच लें। इस लाइन का क्या अर्थ है, या फिर इस दोनों चिन्हों का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है, इसको पढ़ता कैसे है, इसको पढ़ता है सच दैट, या फिर हिंदी में पढ़ेंगे इस प्रकार। तो इस तरीके से इस पूरी लाइन को अपन क्या पढ़ेंगे, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। अब हिंदी में पढ़ते हैं, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक समप्राकृत संख्या है। तो इस तरीके से हम समुच्चय को दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है समुच्चय निर्माण फॉर्म। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।